जब अर्जुन और इशिता दोनों घर के बाहर निकलते हैं, तभी चलो इशिका, जल्दी से कार में बैठ जाओ। नहीं अर्जुन, कार में बैठने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो पूछो ना मेरी जान, क्या पूछना है तुम्हें? ये रूही कौन है? रूही? अरे वो तो मेरी अच्छी दोस्त है बाबा। बस कुछ दिनों पहले ही हमारी दोस्ती हुई है। लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? माफ करना अर्जुन, लेकिन जब तुम नहा रहे थे तब मैंने तुम्हारा फोन चेक किया था और उसमें मैंने तुम्हारे और रूही के चैट्स पढ़े। अब बताओ मुझे, अरे ऐसी कौन सी दोस्त होती है जो अपने दोस्त से ये सब पूछती है कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं? अरे वो तो दिन में तुम्हें 50 बार मैसेज करती है। अरे मेरे भी कई सारे लड़के दोस्त हैं, लेकिन वो मुझसे इस तरह से बात कभी नहीं करते। और इस तरह से तो बस एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही बात करते हैं। अरे नहीं इशिका, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। रूही और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और रही बात रूही इस तरह से बात क्यों करती है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसका स्वभाव ही वैसा है। वो राह चलते इंसान के साथ भी इतने ही प्यार से बात करती है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। बेचारी बहुत दर्द में रहती है, इसीलिए जिससे भी मिलती है उन पर ढेर सारा प्यार लुटाती है। इसीलिए कह रहा हूं, तुम अपने दिमाग में ये सारे ख्याल मत लाओ। ठीक है अर्जुन, अगर ऐसा ही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो ये लगा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। कोई बात नहीं इशिका, तुम्हारा ये शक करना भी जायज है, लेकिन रूही बहुत अलग लड़की है। और सच कहो तो आज तक मैं रूही जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। अर्जुन के इस तरह से समझाने पर इशिका का शक दूर हो जाता है। फिर एक रोज रूही अर्जुन को बहुत महंगे तोहफे देती है। ये सब क्या है रूही? तुमने कितने महंगे तोहफे लाए हैं? और आज तो कोई खास दिन भी नहीं है, फिर ये सब तुमने क्यों लाया है? अरे ये तोहफे तो मैंने तुम्हें ऐसे ही दिए हैं, और तोहफों को देने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। कभी कभी बेवजह भी देना चाहिए। और प्लीज अर्जुन, तुम ये बिल्कुल भी मत देखो कि ये कितने सस्ते हैं या फिर महंगे हैं। प्लीज इन्हें रख लो, बड़े प्यार से लाया है मैंने। लेकिन रूही, लेकिन वेकिन मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मेरे तोहफों को स्वीकारो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अब बता, तुम मुझे खुश देखना चाहते हो या नाराज देखना चाहते हो? ओफो रूही, तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा ठीक है, रख लेता हूं मैं ये सारे तोहफे। अब तो खुश हो ना? हाँ अर्जुन, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। वही दूसरी तरफ इशिका और अर्जुन की शादी की तारीख तय हो जाती है। लो बच्चों, मुंह मीठा करो एक दूसरे का। आज से लेकर 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी होगी। क्या कहा? हमारे पास केवल 1 महीने का ही समय है। लेकिन माँ, इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे हो पाएगी? आप फिक्र मत कीजिए भैया, इशिका भाभी की आधी तैयारी तो पहले ही हो चुकी है। हाँ बेटा, और रही बात हम मर्दों की, तो हमारी क्या ही तैयारी होती है। एक दिन में ही तेरी सगाई से लेकर शादी तक की मैं सारी तैयारी कर दूंगा, तू बेफिक्र रहे। ओके पापा। शादी के कार्ड इसी हफ्ते आ जाएंगे, बड़े ही सुंदर बने हैं। तुम दोनों को भी वो कार्ड बहुत पसंद आएंगे। क्या बात है आंटी, आपका काम तो एकदम तेज है। अच्छा हुआ जो आपने सारा काम अपने हाथ में ही ले लिया, वरना अर्जुन तो कछुए से भी धीरे करता सारी तैयारियां। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। हाँ हाँ हंस लो। अरे शादी के पहले ही तुमने अपनी टीम बदल ली, देख लूंगा तुम्हें बाद में। फिर जब शादी के कार्ड छपकर आते हैं, तभी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी ओह नो, मैं तो भूल ही गया, आज शाम को मुझे रूही से भी मिलना है। मैं रूही के लिए भी एक कार्ड लेकर जाता हूँ। कभी ठीक से मौका ही नहीं मिला उसे मेरे और इशिका के बारे में बताने का, लेकिन आज बताऊंगा भी और ये कार्ड भी दूंगा। आखिर रूही अब मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है और उसका मेरी शादी में शामिल होना तो बनता ही है। फिर अर्जुन रूही से मिलने चला जाता है, लेकिन वहां पर रूही रो रही होती है और उसे रोते हुए देखकर
अर्जुन अपनी शादी का कार्ड गाड़ी में ही रख देता है। लगता है ये सही मौका नहीं है। शायद वो किसी परेशानी में है। मैं ये कार्ड इसे बाद में दे दूंगा। फिर अर्जुन रूही के पास चला जाता है और वो उसे सांत्वना देता है। अब क्या हुआ रूही? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? कहीं तुम अपने पापा के पास तो नहीं गई थी ना? रूही, प्लीज कुछ तो बोलो यार। मेरा और मम्मा का फिर से झगड़ा हो गया। वो कभी मुझे समझ कर नहीं लेती, बस मुझ पर चिल्लाती ही रहती है। या मैं इतनी बुरी हूं क्या? नहीं रूही, तुम बहुत अच्छी हो। देखो, वो तुम्हारी मम्मा है, तो कभी कभी उनकी भी सुन लिया करो ना। नहीं अर्जुन, तुम नहीं समझोगे। वो सिर्फ मेरी कहने के लिए माँ है। बस एक जिम्मेदारी के तौर पर वो मुझे संभालती है। ओफो, खैर चलो, अब मैं आ गया हूं ना, तो रोना बंद करो। रोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है अर्जुन, चलो। अर्जुन का चेहरा देखकर रूही मुस्कुराने लगती है और वो अपना सारा दुख भूल जाती है। और बातों ही बातों में अर्जुन उसे अपनी और ईशिका की शादी का कार्ड देना भूल ही जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजरते जाते हैं और रूही पूरी तरह अर्जुन की दीवानी बन जाती है। लगता है सही समय आ गया है। अब मुझसे और रहा नहीं जाता। मैं अब अर्जुन से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी और उसे सब बता दूंगी। और मैं जानती हूँ कि वो हाँ ही कहेगा। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं उससे करती हूँ। वही दूसरी तरफ उसी दिन जब ईशिका अर्जुन के कमरे में जाती है। ओ माय गॉड, अर्जुन के पास इतने महंगे महंगे तोहफे। लेकिन ये तोहफे इसे किसने दिए होंगे? आधे तो उसने खोले भी नहीं हैं, अभी तक बंद ही पड़े हैं। और ये क्या? इस पे तो एक नोट भी है। क्या लिखा है इस नोट में? थैंक यू अर्जुन, मेरी लाइफ में अचानक से आकर अंधेरे से रोशनी भरने के लिए। तुम्हारे आने से ये रोतड़ू रूही अब मुस्कुराने लगी है। तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे मिले, तुम्हारी प्यारी दोस्त रूही। अरे ये क्या? इस रूही की चिट्ठी पढ़कर तो ये साफ समझ आ रहा है कि वो अर्जुन से प्यार करने लगी है। लेकिन अर्जुन इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा? तभी वहां पर अर्जुन आता है। क्या हुआ ईशिका? सब बाहर नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये तोहफे? हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे तोहफे ही देख रही थी और इस नोट को भी देखा मैंने, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी खास दोस्त रूही ने लिखा है। क्या उसमें एक नोट भी लिखा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या लिखा है इसमें? मैंने ये नोट पढ़ी ही नहीं यार। कितनी अच्छी दोस्त है ना वो। इतने महंगे तोहफे दिए हैं उसने मुझे, वो भी बिना किसी वजह के। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो तुमसे प्यार करने लगी है? नहीं ईशिका, ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो। और ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले भी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ बाबा। और अब कुछ ही दिनों की बात है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बीवी बन जाओगी। मैं कोई बेतुकी बातें नहीं कर रही अर्जुन, यही सच्चाई है। मुझे एक बात बताओ, क्या रूही को तुम्हारे और मेरे बारे में पता है? नहीं शिका, उसे मैं उस दिन कार्ड देने ही वाला था, लेकिन उस दिन वो रो रही थी। उसका उसकी मम्मा के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं उसे कार्ड नहीं दे पाया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बताने का कभी मौका ही नहीं मिला मुझे। और जब मैंने सोचा कि आज तुम्हारे और मेरे बारे में उसे बताओ, तब उस दिन उस बेचारी का मूड ही खराब था। तो फिर मेरा शक सही है अर्जुन। तुम भले ही ना समझ पाओ, लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं सब समझ रही हूँ। कोई लड़की अपने दोस्त के लिए इतना सब नहीं करती। एक काम करो, तुम उसे हमारे बारे में बताओ, फिर देखना कैसे उसके हाव भाव बदल जाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आज ही उससे मिलने वाला हूँ। उसने कहा है कि उसे भी मुझसे कोई जरूरी बात करनी है और तभी मैं उसे हमारी शादी के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करती है।
कल शाम होने पर अर्जुन रूही से मिलने जाता है और तभी, अरे अर्जुन, तुमने मैसेज पर बताया कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है और पहले तुम कहो, उसके बाद ही मैं मेरी बात कहूंगी। नहीं रूही, पहले तुम अपनी बात बताओ, उसके बाद ही मैं अपनी बात बताऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं ये कह रही थी कि दरअसल दरअसल मुझे तुमसे प्यार हो गया है अर्जुन। आई लव यू सो मच। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ बदल गया है और अब मुझे जीने का मन करता है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे लिए वही जज्बात महसूस करते हो। नहीं रूही, ऐसा कुछ भी नहीं है। इशिका को इसी बात का डर था और वही बात सच हो गई। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। इशिका? कौन है ये इशिका? इशिका मेरी होने वाली बीवी है रूही। क्या? लेकिन तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताने आया था रूही, लेकिन तब तुम्हारा मूड बहुत खराब था, इसीलिए मैं तुमसे उस दिन कोई बात नहीं कर पाया। और तुम्हारे दिए हुए तोहफों को देखकर इशिका को ही तुम पर शक हो गया और उसी ने मुझसे कहा कि रूही को जाकर हमारी शादी के बारे में बता दो। नहीं अर्जुन, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन, इतना जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। एक अच्छी बीवी और बहू बनकर दिखाऊंगी और एक जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। प्लीज अर्जुन, प्लीज मुझे अपना लो। नहीं रूही, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे नहीं बल्कि इशिका से प्यार करता हूँ और अब कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है। ये देखो हमारी शादी का कार्ड। वो कार्ड देखकर रूही पूरी तरह टूट जाती है। देखो रूही, मैं तुम्हारे जज्बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आगे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगा। माफ करना मुझे और हमेशा सुखी रहना। नहीं अर्जुन, प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ प्यार व्यार का रिश्ता नहीं रखना तो मत रखो। भूल जाओ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझसे बातचीत करना बंद मत करो अर्जुन। मेरे साथ दोस्ती रखो प्लीज अर्जुन। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ अर्जुन। शांत हो जाओ रूही और प्लीज मेरे लिए सब कुछ और मुश्किल मत करो। हम दोनों के अलग होने में ही हमारी भलाई है। इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन, रुक जाओ ना अर्जुन, प्लीज मत जाओ। अर्जुन के जाने के बाद रूही की हालत अब बहुत खराब हो जाती है। वो दिन रात उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो हर तरफ से उसे ब्लॉक कर देता है। फिर अर्जुन और इशिका की शादी के एक दिन पहले अचानक से इशिका गायब हो जाती है और सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। भैया, मैंने हर जगह ढूंढा भाभी को, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। हे भगवान, बस इशिका सही सलामत हो। लेकिन ऐसे अचानक से वो गायब कैसे हो सकती है? उसका फोन भी घर पर है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। 24 घंटे पूरे होने में 2 घंटे ही बचे हैं और उसके बाद ही पुलिस कंप्लेंट लेंगे। उतने में अर्जुन को एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है और वो उस कॉल को उठा लेता है। तभी सभी देखते हैं कि रूही ने इशिका को किडनैप किया हुआ है और उसके सर पर बंदूक तानी हुई है। ये नजारा देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। इशिका, ये तुम क्या कर रही हो रूही? छोड़ दो मेरी इशिका को। देखो अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि इशिका जिंदा रहे तो फिर आज के आज ही तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं इसे मार दूंगी। क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कैसी लगी आइसक्रीम सौम्या? वाह मामा, ये आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम बच्चे। अंकुर देखता है कि रितु साइड में मुंह फुलाए खड़ी है। फिर वो उसके पास आइसक्रीम लेकर जाता है। ये लो रितु, तुम्हारा फेवरेट केशर पिस्ता फ्लेवर। तुम्हें बहुत पसंद है ना?
मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना है, खुद ही खाते बैठो अपनी भांजी के साथ। लेकिन रितु, प्लीज अंकुर, अब यहाँ सड़क पर मेरे साथ बहस शुरू मत करो। पहले ही मेरा मूड काफी खराब हो चुका है। रितु अंकुर से कोई बात ही नहीं करती। फिर घर जाने के बाद, अरे रितु, कब तक गुस्से में रहोगे? अब हम भी क्या कर सकते हैं? दीदी ने ऐन वक्त पर सौम्या को हमारे साथ भेज दिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल हम दोनों फिर से बाहर जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। तुम तो चुप ही रहो अंकुर, ये सब दीदी जानबूझकर करती है। अरे उनके कारण मुझे कोई भी खुशी नहीं मिल पाती, और अब तो मुझे उनसे ज्यादा गुस्सा तुम पर आ रहा है, क्योंकि तुम तो बस भीगी बिल्ली बनकर रहते हो और उन्हें कुछ भी नहीं कहते। अरे कम से कम मेरे लिए तो कुछ बोल लिया करो। कब तक उनके आदेश का पालन करते रहोगे? इतना कहकर रितु कंबल ओढ़कर सो जाती है और बेचारा अंकुर उसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर एक दिन रितु और तन्वी दोनों मायके में नंदिता से मिलने जाते हैं। रितु वहां पर साड़ी पहने हुए आती है, वही तन्वी ने मॉडर्न कपड़े पहने होते हैं। अरे वाह वाह वाह, मेरी तन्वी कितनी प्यारी लग रही है। पहली बार मैं तुझे इस तरह से देख रही हूँ। तुझे किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची। शुक्रिया माँ। रितु तो बस तन्वी को ही देखती रह जाती है। फिर दोनों बहनें खाना खाते हैं और फिर वो तीनों बातचीत करने लगती है। और बता रितु, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है? पूछो ही मत माँ, आपने तो मेरी शादी बहुत ही गलत घर में कराई है। क्या? अरे लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? तो फिर और मैं क्या बोलूं माँ? मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, पति दिन भर ऑफिस में रहता है, और मेरी ये बेवकूफ ननद दिन भर सास की तरह मुझ पर अत्याचार करती रहती है। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा मत करो, ये बनाओ वो बनाओ। पक चुकी हूं मैं इन सब से। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है रितु? फिर क्या माँ? अरे वो मुझसे दो मीठी बातें भी नहीं करती है। उस घर में जाकर तो मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ माँ। फिर तो सही है, क्योंकि तू भी तो वैसी है, और मुझे पक्का पता है कि आगे चलकर तेरी और तेरी ननंद की बहुत अच्छी जमेगी। क्या माँ, आप भी यहाँ मैं आपको मेरा दुखड़ा सुना रही हूँ और आप ही कि मुझे ताने दे रही हो। अरे मजाक कर रही हूँ बाबा, इतनी भी दुखी मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वैसे तन्वी, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है बेटा? मेरा ससुराल मेरा ससुराल नहीं, बल्कि मेरा दूसरा मायका बन चुका है। वहां पर सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा तो मेरी ननंद डिम्पल। अरे वाह, क्या बात है बेटा। हाँ माँ, डिम्पल ने तो मुझे हीरे के झुमके भी दिए हैं और अपने आधे से ज्यादा कपड़े भी दिए हैं। वो हर तरह से मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान ऐसी ननंद सबको दे। और अगर सच कहूं तो उसके साथ मेरा नाता ननंद का नहीं, बल्कि एक पक्की सहेली या बहन जैसे बन चुका है। चलो अच्छा है, ये सब सुनकर मेरे मन को तसल्ली मिल गई बेटा। तन्वी और उसकी ननंद के बारे में सुनकर रितु को मन ही मन जलन होने लगती है। फिर जाते समय, सुन ना तन्वी, मेरे ससुराल में तो मेरी ननंद ने मुझे साड़ियां ही पहनने के लिए कहा है, और मुझे तो साड़ियों के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। तो तू चल ना मेरे साथ बाजार में, मुझे कुछ साड़ियां खरीदनी है अभी। हाँ तन्वी, शादी से पहले तो मैं बस मॉडर्न ही कपड़े पहनती थी, और मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इस तरह से फूटी निकलेगी और मुझे इतना कठोर ससुराल मिलेगा। लेकिन दीदी, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे अभी डिम्पल के साथ बाहर जाना है। हम दोनों ने पहले से ही प्लान करके रखा था, इसीलिए। क्या तू उसके साथ बाहर जा रही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर तन्वी वहां से चली जाती है, और उसकी बातें सुनकर रितु एकदम हैरान रह जाती है। जिस लड़की को आज तक मैं इनकार करती रही, आज उसी लड़की ने मुझे इनकार किया, और वो अपनी ननंद के साथ चली गई। बहन से प्यारी तो उसके लिए ननंद हो गई है। फिर एक दिन जब रितु अपनी सहेली के जन्मदिन के लिए बाहर जा रही होती है,
तभी करीना उसे रोक लेती है। अरे ओ मोहतरमा, कहाँ चली है तोहफा लेकर? और क्या है इसमें? अरे दीदी, वो मैं बाहर जा रही हूँ। आज मेरी पक्की सहेली का जन्मदिन है ना, तो उसी की पार्टी में जा रही हूँ। क्या? बाहर जा रही है तू? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी पार्टी शार्टी में जाने की। चुपचाप घर में बैठो और लाओ, ये तोहफा मुझे दे दो। ये मेरे या मेरी सहेली को देने में काम आ जाएगा। इतना कहकर करीना रितु के हाथ से वह तोहफा छीन लेती है। लेकिन दीदी, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? मैंने तो घर के सारे काम भी कर दिए हैं। देख रितु, अभी थोड़ी देर में घर पर मेरी सारी सहेलियां आ जाएगी, तो उनकी सेवा कौन करेगा? तुम्हें ही करनी होगी ना। अब चलो जाओ, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाना शुरू कर दो। ठीक है दीदी। रितु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है और उसे ना चाहकर भी अब सारा खाना बनाना ही पड़ता है। और जब करीना की सहेलियां आती हैं, तभी उनकी सेवा भी उसे ही करनी पड़ती है। अरे बाबा नहीं, अभी बस हो गया। ये सारे समोसे और कचौरियां खाकर तो मैं आज के दिन में ही मोटी हो जाऊंगी। क्या तू भी मालविका, इतने में कोई मोटा होता है क्या? वैसे मानना पड़ेगा करीना, तूने अपनी नौकरानी को बड़ी अच्छी तरह से ट्रेन किया है। खाना बनाने से परोसने तक ये हर काम एकदम सही से कर रही है। क्या कहा? नौकरानी? अरे क्या हुआ करीना, तू हंस क्यों रही है? अरे बाबा, ये मेरी भाभी है। क्या? लेकिन कोई बात नहीं, तू इसे एक प्रकार से नौकरानी ही समझ सकती है। फिर तो सही है तेरा। करीना और उसकी सहेलियों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर रितु का गुस्सा और बढ़ने लगता है और उसे अब वो दिन याद आता है जब उसने तन्वी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया होता है। मैंने तो आज तक किसी की भी कोई बात सुनकर नहीं ली, लेकिन आज मुझे खुद का ही मजाक बनते हुए देखना पड़ रहा है। मन तो ऐसे कर रहा है कि एक एक के खाने में जहर मिलाकर दे दूं। नालायक औरतें, सत्यानाश हो इन सब का, और खास करके मेरी जालिम ननंद का। वही दूसरी तरफ तन्वी और पीयूष दोनों बाहर घूमने जा रहे होते हैं। ऑल सेट तन्वी, वैसे एक बात कहूँ, दिन ब दिन तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर होती जा रही हो। ओफो पीयूष, तुम भी ना हर रोज मेरी तारीफ करते हो, और कभी कभी तो मुझे तुम्हारी तारीफों पर शक भी होता है कि कहीं तुम बस मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रहे हो। ये सब कुछ भी नहीं है मेरी जान, वाकई में मैं तहे दिल से कह रहा हूँ। और तन्वी, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जो मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली, वरना आजकल के इस जमाने में तुम्हारी जैसी साफ दिल लड़की मिलना कितना मुश्किल है। शुक्रिया पीयूष, लेकिन तुमसे ज्यादा तो मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे अपने ससुराल में इतना प्यार और अपनापन मिल रहा है, वो भी पहले दिन से ही। उतने में वहां पर डिम्पल आ जाती है। अरे डिम्पल, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। चलो अब तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। हाँ डिम्पल, क्योंकि माँ तो अब मंदिर गई है और वो सीधे 5 से 6 घंटे बाद ही आएगी, क्योंकि वहां पर आज कोई कार्यक्रम है। तो तू घर पे रहकर क्या करेगी? खामखा बोर हो जाएगी। इससे अच्छा तू हमारे साथ चल। नहीं भैया भाभी, आप दोनों ही जाकर आओ और खूब मजे करना, क्योंकि मैं अकेली अब मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी पसंदीदा फिल्म देखने वाली हूँ। लेकिन डिम्पल, नहीं भाभी, मैंने कहा ना कि मैं फिल्म देखने वाली हूँ, तो मैं बोर कैसे हो जाऊंगी? और वैसे भी मुझे आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना है, और ये आप दोनों का पर्सनल टाइम है और हमें हर किसी की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए। सबका अपना अपना निजी समय होना ही चाहिए। और भैया थोड़ी ना रोज आपको कहीं लेकर जाते हैं। आज उन्हें छुट्टी है, तो आप दोनों ही बाहर घूम कर आ जाओ और खूब मजे करना। डिम्पल की ये बातें सुनकर तन्वी अब भावुक हो जाती है। ना जाने कौन से पुण्य किए थे मैंने जो मुझे तुम्हारे जैसी इतनी समझदार और दिलदार ननंद मिली।
तन्वी बिल्कुल सही कह रही है डिम्पल। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम तन्वी के लिए जो भी करती हो ना, वो सब मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। हे भगवान, क्या आप दोनों भी ये शुक्रिया वगैरह बोलकर एक पल में ही मुझे पराया कर दिया। जाओ, अब से मैं आप दोनों से बात ही नहीं करूंगी। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ डिम्पल, हम तुम्हें पराया नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दिल की बात बता रहे हैं। और जो अपना है वो कभी पराया हो ही नहीं सकता। वो तो है। और आप दोनों को मेरा ढेर सारा प्यार। अब चलिए, सारा वक्त अगर यही बातचीत करने में जाया करोगे तो घूमने कब जाओगे? अरे हाँ बाबा, जा रहे हैं। और तुम भी अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ लगे तो मुझे फोन करना, ठीक है ना? हाँ भैया, अगर मुझे कुछ लगा तो मैं आपको फोन कर दूंगी। और अब आप मेरी चिंता मत कीजिए और भाभी के साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है डिम्पल, आते हैं हम जल्दी। बाय। हाँ भैया भाभी, बाय। फिर तन्वी और पीयूष दोनों घूमने चले जाते हैं, जहाँ गुजरते दिनों के साथ साथ तन्वी और उसकी ननन के बीच प्यार बढ़ते ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ रितु और उसकी ननन के बीच में तनाव बढ़ने लगता है। फिर एक रोज, हे भगवान, अरे रुक जा रितु, ये तू अभी क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी मतलब? आप देख सकती हो ना दीदी कि मैं रात का खाना बना रही हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें यह पता नहीं है क्या कि नवरात्रि के दिनों में प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करते हैं? इतना भी सिखाया नहीं क्या तुम्हारे मायके वालों ने? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, डफ्फर कही की। माफ करना दीदी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। हमारे घर में तो सब चलता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस दाल की जगह दूसरी दाल बना देती हूँ, वो भी बगैर प्याज और लहसुन वाली। अरे अपनी घास चढ़ने गई हुई अक्ल को जरा ठिकाने पे लाओ, फिर काम करो। समझ गई ना? मेरे पास क्या इतना फालतू का समय नहीं है जो मैं तुम्हें बार बार आकर ये समझाती बैठूं। इसीलिए अब नालायक होना छोड़कर समझदार बनो, बेवकूफ कही की। बस दीदी, अरे मांग लेना मैंने आपसे माफी, फिर भी बार बार आप मुझे कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती हो। मैं हर बार चुपचाप आपका सुनकर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बोलती ही जाओ। अरे ओ हीरोइन, आवाज नीचे करके बात कर मुझसे। मैं तेरी ननद हूँ, कोई सहेली या पड़ोसन नहीं। आज तो तूने मुझसे इस तरीके से बात कर ली है, लेकिन आइंदा से मेरे साथ यूं आवाज चढ़ाकर बात करने की हिम्मत भी मत करना, समझी कि नहीं? करीना की बातें सुनकर रितु अब चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब रितु बाजार में सब्जियां लेने जाती है, तभी वो वहां पर तन्वी और डिम्पल को एक बड़े से मॉल के बाहर निकलते हुए देखती है। अरे तन्वी, तू यहाँ पर? अरे दीदी आप? मैं तो अभी मॉल में गई थी डिम्पल के साथ। हेलो दीदी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डिम्पल। लेकिन तन्वी, तू मॉल के महंगे और स्टाइलिश कपड़े कब से पहनने लग गई? शादी के पहले तो तू कभी मॉल भी नहीं जाती थी। हाँ दीदी, अब समय के साथ तो बदलना ही पड़ेगा ना, और मुझ में आए इस बदलाव का सारा श्रेय मेरी प्यारी ननन को जाता है। इसी के कारण ये सब हो पाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो दीदी? आप भी मॉल में जा रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर सब्जियां लेने आई थी। ओह, ऐसी बात है क्या? फिर वो तीनों वहां पर बातचीत करते हैं, और फिर तन्वी और डिम्पल कार में सवार होकर वहां से चले जाते हैं। एकदम से बदल चुकी तन्वी की जिंदगी को देखकर रितु की आंखें अब फटी की फटी रह जाती हैं। ये तन्वी तो मॉल में मस्त मस्त फैशनेबल कपड़े खरीद रही है, और मैं यहाँ पर आलू गोभी और भिंडी खरीद रही हूँ। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले।
जतिन बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे इस काली लड़की के साथ शादी क्यों की तूने? आस पड़ोस वालों ने सभी ने देखा होगा तुझे। पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे क्या सही किया है? ये काली लड़की सिर्फ अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए तूने इससे शादी कर ली। अरे इससे बेहतर तो हम इस आद्या को ही घर से बाहर निकाल देते। जरा तो हमारी इज्जत के बारे में सोच लेता। देखिए माँ, मैंने प्रेरणा से शादी केवल इसीलिए नहीं की है क्योंकि वो अच्छा खाना बनाती है, बल्कि इसीलिए की है क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली है। उसका मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। और ये लड़की आद्या से हर काम में 100 गुना बेहतर है। चुप करो जतिन, तुमने मेरे साथ गलत किया है। अरे मेरे साथ शादीशुदा होते हुए भी तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो? तुम्ही ने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया है। अगर तुम अच्छा खाना बनाती, अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनकर दिखाती, तो मैं प्रेरणा के पास कभी नहीं जाता। तुम्हें मैंने और माँ ने अच्छा खाना बनाने के लिए मोहलत भी दी थी, लेकिन तुमने उस मोहलत का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है आद्या। वो सब मैं नहीं जानती। मैं इस शादी को नहीं अपनाऊंगी और ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। निकालो इसे बाहर। अरे तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? तुम्हारा अब मुझ पर कोई हक नहीं रहा और ना ही इस घर पर। अब इस घर की बहू और मेरी धर्म पत्नी सिर्फ प्रेरणा है। पहले मैंने इज्जत का ध्यान रखते हुए तुम्हें और तुम्हारे नखरों को सहा, लेकिन अब मुझे मेरी इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी। अब मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगा। इसीलिए मैंने प्रेरणा से शादी की है और यही मेरी बीवी है। तो इसीलिए अब से तुम्हारे नखरे में नहीं सहने वाला। क्या? देखो आद्या, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो रहो, वरना दफा हो जाओ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रहा। प्रेरणा, चलो हमारे कमरे में चलते हैं। फिर जतिन प्रेरणा को लेकर कमरे में चला जाता है और ये सब देखकर आद्या के तो होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या हो गया माँ जी? एक पल में ही मेरी दुनिया इधर की उधर हो गई। अगर तू वक्त रहते ही सुधर जाती ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नालायक कही की। अब बैठ रोती हुई। जब आद्या जतिन के कमरे से गुजर रही होती है, तभी उसे कमरे में से जतिन और प्रेरणा की हंसी मजाक की आवाज सुनाई देती है। इस फोटो में तो तुम एकदम जोकर लग रहे हो। क्या? जोकर कैसे बोला? अब तो तुम गई। रुको, अरे ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अगर मैं अपने पति को पहले ही खुश रख पाती तो आज वो कहीं नहीं जाता, लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगी। ये मेरा घर है और मैं इस घर की बहू हूँ, जतिन की पहली बेबी हूँ। तो फिर मैं क्यों जाऊं यहाँ से? अगर कोई यहाँ से जाएगा तो ये कल हो जाएगी, मैं नहीं। फिर एक दिन जब मालिनी घर के बाहर निकलती है, तभी, क्या रे मालिनी, तू तो बड़ी इज्जत वाली बनती फिरती थी, लेकिन तेरे बेटे ने क्या किया? उसने तो दूसरी शादी कर ली, और वो भी एक काली लड़की के साथ। अरे क्या हुआ मालिनी? तेरी बोलती क्यों बंद पड़ गई? पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी तू, तो अब क्या हुआ तुझे? लेकिन एक बात बड़ी बुरी लगी मुझे। पहली बहू में गुण नहीं थे और अब दूसरी बहू में शक्ल ही नहीं है। कितनी बदसूरत है वो। बेचारी मालिनी। मालिनी को अब बहुत गुस्सा आता है और वो सर झुकाकर वहां से निकल जाती है। और घर आने पर, ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म मटर कचौरी और अदरक वाली चाय बनाई है। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, इसे तू ही खा ले। और हाँ, मुझसे दूर ही रहे तू। मुझे तेरी ये बदसूरत शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना दूर रह।
पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। मेरे तो भाग ही फूटे हैं सच में। पहली बहू भी बेकार थी और दूसरी भी वही निकली। शायद मेरे नसीब में बहू का सुख है ही नहीं। फिर रात होने पर प्रेरणा ये सारी बातें जतिन को बता देती है। तुम फिक्र मत करो प्रेरणा, माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। जरूर बाहर वालों ने उन्हें भड़काया होगा, इसीलिए वह गुस्सा हुई होगी। उन्हें थोड़ा वक्त दो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम उनका दिल जरूर जीत लोगी। हाँ जतिन, मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना। अब तो मेरा काम भी मैंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, तो दिन भर में जब काम से ब्रेक मिलता है तब मेरे पास कोई नहीं होता। माँ जी और आद्या तो अपने कमरों में मुंह फुलाकर बैठे होते हैं। कोई बात नहीं प्रेरणा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। चलो आज हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाने चलते हैं। ठीक है जतिन। फिर प्रेरणा और जतिन दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जाते हैं, जिससे प्रेरणा को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और उन दोनों को साथ में देखकर आद्या को बहुत जलन होने लगती है। उस काला टीका प्रेरणा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अरे आद्या, ये सब तुझे पहले ही समझना चाहिए था। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर एक दिन मालिनी को बहुत तेज भूख लगती है और वो रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। ये छोले भटूरे तो उस प्रेरणा ने बनाए हैं। अब क्या करूं, बहुत तेज भूख लगी है मुझे तो। खा लेती हूँ, वैसे भी घर पर कोई नहीं है। फिर मालिनी वो छोले भटूरे खा लेती है। अरे वाह, ये छोले भटूरे तो कितने शानदार बने हैं। ऐसी टेस्ट तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसका मतलब जतिन सच कहता था, प्रेरणा कमाल का खाना बनाती है। अब ऐसे ही रोजाना जब जब प्रेरणा खाना बनाती है तब मालिनी के मुंह में पानी आता रहता है और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। अरे ओ प्रेरणा बहू, चल मेरे लिए भी खाना लगा दे। क्या सच में माँ जी? अरे हाँ हाँ, अब जल्दी से दे दे मुझे, ज्यादा नौटंकी मत कर। हाँ माँ जी, अभी परोसती हूँ। फिर मालिनी बड़े ही छाव से प्रेरणा के हाथ का बना हुआ खाना खाती है। मानना पड़ेगा, वैसे खाना तो एकदम बेहतरीन बना लेती है तू। बस सुंदरता के मामले में पीछे रह गई थोड़ी, पर गुणों की पक्की है तू। धन्यवाद माँ जी। प्रेरणा की ये तारीफें सुनकर आद्या को बहुत गुस्सा आता है। ये नहीं हो सकता, आज माँ जी ने इस कल्लो की तारीफ कर दी। कल को अगर इन दोनों के बीच में जम गई और माँ जी ने इसे सर आंखों पर बिठा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन माँ, मैं और प्रेरणा परसों हनीमून के लिए जा रहे हैं। हम एक हफ्ते बाद ही लौटेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहे हो? एक बहुत ही सुंदर जगह है माँ। हम जिस रिसोर्ट में रुकेंगे वो झरने, पहाड़ और पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब तूने इज्जत की बर्बादी तो कर ही दी है, तो जो करना है कर बेटा। मैं क्या ही कहूँ तुझसे। अरे माँ, ऐसा मत कहिए ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इज्जत की बर्बादी की है, लेकिन एक बार आप मेरी तरफ से भी सोचिए ना। जो भी हुआ है वो बदलते हालातों के कारण ही हुआ है। रहने दे बेटा, मेरा सर तो पहले से ही फटे जा रहा है। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। लेकिन माँ, इतना कहकर मालिनी वहां से चली जाती है और उनकी ये सारी बातें आद्या सुन लेती है। अच्छा, तो ये दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कि ये दोनों मेरे होते हुए हनीमून पर कैसे जा सकते हैं। इनकी खुशियों पर अगर मैंने ग्रहण ना लगा दिया तो मेरा नाम भी आद्या नहीं। हनीमून के लिए निकलने से पहले प्रेरणा नाश्ता बनाने लगती है। तभी जतिन उसे आवाज लगाता है और वो रसोई के बाहर चली जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर
आध्या वहां पर आती है और वो खाने में पेट खराब होने वाली दवा मिला देती है। अब आएगा मजा। तभी वहां पर प्रेरणा आती है। अरे आध्या, तुम यहाँ पर? हे भगवान, कहीं इस कल्लो ने मुझे खाने में मिलावट करते हुए देखा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो बोल देती मुझे। हाँ तो मेरी भी रसोई है ये। अब रसोई में आने के लिए तुमसे इजाजत लेनी होगी क्या मुझे? अरे ऐसा मैंने कब कहा आध्या? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे देती हूँ ना, क्योंकि अब इस रसोई को मैंने अपने हिसाब से बदल दिया है, तो तुम्हें चीजें जल्दी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बस यहाँ पर पानी पीने आई थी। फिर आध्या पानी पीकर वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब लड़की है। खैर, मुझे क्या, जल्दी से टिफिन पैक कर देती हूँ, निकलना भी तो है। फिर हनीमून पे जाने से पहले जतिन घर में नाश्ता कर लेता है, लेकिन रास्ते में अचानक से उसका पेट खराब हो जाता है और उन्हें फिर से घर लौटकर आना पड़ता है। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया तुझे बेटा? अच्छा भला तो निकला था तू, लेकिन अब क्या हुआ तुझे? ये सब इस काली कलूटी के कारण ही हुआ है। अरे तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है क्या? सफर के दौरान कोई इतना तला भुना हुआ खाना खाता है क्या? हाँ प्रेरणा, तुमसे ये लापरवाही कैसे हो सकती है? अब देखो जतिन की हालत कितनी खराब हो चुकी है। लेकिन मैंने तो कोई तला भुना हुआ नाश्ता बनाया ही नहीं था, सब हल्का ही था ताकि पेट खराब ना हो। तो फिर उसके बाद भी ये सब कैसे हो सकता है? खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस सब के बारे में बात ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा। मुझे आराम करना है। इस हादसे के बाद में प्रेरणा अब काफी हैरान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब मालिनी का व्रत होता है, तभी अरे प्रेरणा बहू, मेरे लिए थोड़ी साबूदाना खिचड़ी बना दे, आज मेरा व्रत है। ठीक है माँ जी, आज तो मैं माँ जी की खिचड़ी बिगाड़ूंगी और सारा इल्जाम जाएगा इस बेचारे कल्लो पर। फिर आध्या रसोई में जाकर नमक के डब्बे में से सारा नमक निकाल देती है और वो उसमें पीसी हुई चीनी मिलाती है और प्रेरणा उस चीनी को नमक समझकर उसे साबूदाना खिचड़ी में मिलाती है, जिससे वो खिचड़ी एकदम मीठी बन जाती है। अरे रे 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 रे, ये घटिया खिचड़ी खाकर मेरे तो मुंह का पूरा स्वाद ही बिगड़ गया। अरे मेरे व्रत का खाना था ये, इसे बिगाड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? निर्लज्ज कहीं की। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैंने तो नमक ही डाला था इस खिचड़ी में, तो फिर ये मीठी कैसे बन गई? अरे शांत रहे, अब ज्यादा सफाई मत दे और इस सच्चाई को स्वीकार कर कि तूने एक बेस्वाद खिचड़ी बनाई है और तुझसे भी खाना बनाने में गलतियां हो सकती हैं। खुद को ज्यादा महान समझने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मालिनी से डांट खाने के बाद में जब प्रेरणा नमक का डब्बा चेक करती है, तभी उसमें नमक ही होता है। अरे, इसमें तो नमक ही है, फिर माँ जी की खिचड़ी मीठी कैसे बन गई? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सही समय रहते ही इस डब्बे में फिर से नमक मिला दिया था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि ये कल्लो फिर से आएगी यहाँ पर और इस डब्बे को जरूर चेक करेगी। प्रेरणा को यही बात खाई जाती है। फिर बाद में, क्या हुआ प्रेरणा, किस सोच में डूबी हुई हो तुम? अरे हो जाती है गलतियां, अब छोड़ो भी उस बात को। वैसी बात नहीं है जतिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले दिनों में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आध्या ने ही किया है। मतलब, अब मुझे याद आ रहा है, उस दिन जब मैं हनीमून पे जाने से पहले नाश्ता बना रही थी, तभी मैं 1 मिनट के लिए रसोई के बाहर गई थी और तभी वहां पर अचानक से आध्या आ गई थी, जबकि आध्या रसोई में ज्यादा आती ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी ने तुम्हारे नाश्ते में पेट खराब होने की दवाई मिलाई है, क्योंकि मेरा जो नाश्ता था
उसे खाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और ये सब उसने इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हारी और माँ जी की नजरों में बुरी बन जाऊं। क्या? हाँ जतिन, और रही बात खिचड़ी में नमक की जगह चीनी मिलाने की, तो ये करामाती भी उसी की होगी। उसी ने ही नमक के डिब्बे में पीसी हुई चीनी रखी होगी ताकि मुझे माँ जी से डांट मिले। हाँ प्रेरणा, शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो ऐसा कर सकती है। फिर जतिन और प्रेरणा ये सारी बातें यामिनी और आध्या को बताते हैं, और उनकी ये सारी बातें सुनकर आध्या पूरी तरह से डर जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें